नमस्कार, बीएस टीवी के खास कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए छत्तीसगढ़ राजनीति के एक ऐसे चेहरे जो हमेशा अपने कार्यशैली को लेकर जाने जाते हैं। आज हम मौजूद हैं अमित जोगी जी के पास, बातचीत करेंगे न केवल उनकी राजनीति बल्कि प्रदेश की राजनीति पे भी उनसे खुल के चर्चा करेंगे और समझना चाहेंगे कि छत्तीसगढ़ 25 साल का जो पूरा हुआ उसको लेके इनकी क्या प्लानिंग है, आगे राजनीतिक तौर पे प्रदेश के को लेके क्या कुछ ये विजन रखते हैं। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। धन्यवाद। 25 साल का छत्तीसगढ़, पहले मुख्यमंत्री प्रदेश के अजित जोगी जी कहां तक पहुंचा पाए उनके विजन को आप लोग बतौर राजनीतिक? मैं तो देखिए बहुत सरल शब्दों में आपको बताता हूं। एक बहुत शानदार शुरुआत हुई प्रदेश की, नया प्रदेश का गठन हुआ, लोगों की बहुत सारी आशाएं आकांक्षाएं जुड़ी हुई थीं। मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी ने एक मिशन के साथ, एक विजन के साथ शुरुआत करी। बाकी सरकारों ने भी, मैं ये नहीं कहता कि कुछ काम नहीं किया, लेकिन उनकी प्राथमिकता बदल गई। ना मिशन रहा, ना विजन रहा, केवल और केवल कमीशन ही पूरी सरकार चलाने का केंद्र बिंदु बन गया। हम लोग छत्तीसगढ़ की तुलना 2000 के छत्तीसगढ़ और 2025 के छत्तीसगढ़ से करते हैं, पर मुझे लगता है कि ये सही दृष्टिकोण नहीं है। अगर तुलना करनी है तो जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे तुलना होनी चाहिए। आज जो हमारा पेरेंट राज्य था, जिससे हम बनाए गए, मध्य प्रदेश, वहां पर आप कृषि क्षेत्र में देखिए, वहां पिछले 25 सालों में लगभग 18% ग्रोथ प्रति वर्ष एग्रीकल्चरल सेक्टर में हुई है। हमारे छत्तीसगढ़ में हम 4% भी टच नहीं कर पा रहे हैं। आप पूरब की तरफ देखिए, भुवनेश्वर, कटक हैं, आईटी हब बन गए। बड़े बड़े फैक्ट्रीज, बड़ी बड़ी कंपनियां, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां आज भुवनेश्वर में जा रही हैं, कटक में जा रही हैं। जो हमारे प्रदेश की कंपनियां थी वो भी शिफ्ट हो रही हैं। आज बाल्को और जिंदल का ज्यादा बड़ा सेटअप पिछले 25 सालों में ओडिशा में जाके लग गया। आप हमसे बाद में बना तेलंगाना से हम तो तुलना किसी क्षेत्र में ही नहीं कर पा रहे हैं। चाहे वो आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो फार्मा सेक्टर में इन्वेस्टमेंट हो। आज जो छत्तीसगढ़ से ब्रेन ड्रेन हो रहा है वो हम नौजवानों के लिए बहुत चिंता का विषय है। वो कहते थे कि अगर केवल वो खदान चालू हो जाए तो राजस्व की चिंता नहीं हमें। बिल्कुल नहीं, पापा कहते थे, वो बात तो बिल्कुल सही है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब मध्य प्रदेश राज्य था, छत्तीसगढ़ बना नहीं था, तब उस समय जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री होते थे, मेरे पिता तुल्य हैं, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने उस खदान को साउथ अफ्रीका की एक माइनिंग कंपनी डीबीएस को देने का निर्णय लिया। मेरे पिताजी कांग्रेस पार्टी में थे, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता थे, कांग्रेस पार्टी के सांसद थे, लेकिन मुझको याद है, हम लोग, मैं भी उसमें शामिल था, 97 की बात है, मैनपुर से देवभोग तक हमने पदयात्रा करी, डीबीएस के खिलाफ माहौल बनाया। और जब डीबीएस की टीम साउथ अफ्रीका से रायपुर एयरपोर्ट लैंड की थी, उनको उसी प्लेन में हमने बिना उनके उतरे वापस साउथ अफ्रीका भेजा। उस समय जब हम विरोध कर रहे थे, पर वो विरोध कहीं कारगर सिद्ध हुआ नहीं। जब मेरे पिताजी मुख्यमंत्री बने, उन्होंने डीबीएस कंपनी का जो भी अनुबंध था वो कैंसिल कर दिया। उन्होंने ये निर्णय लिया कि जो छत्तीसगढ़ की मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, माइन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, सीएमडीसी, जिसका उन्होंने विशेष रूप से इसी उद्देश्य के लिए गठन किया था कि ये जो कॉर्पोरेशन है ये खुद छत्तीसगढ़ की जनता के बिहाफ पर देवभोग हीरा खदान की माइनिंग करेगा। 25 साल हो गए सीएमडीसी को बने।
अभी सौरभ सिंह जी हैं, मेरे बहुत करीबी मित्र हैं, उसके चेयरमैन। मैं उनसे मिला। जब भी कोई नया चेयरमैन आता है मैं जाके मिलता हूं, उनसे विनती करता हूं कि आप और कुछ काम करिए ना करिए, इस चीज को तो शुरू कराइए। पर मुझे केवल आश्वासन ही मिलता है। ऐसे में हम बात कर रहे हैं कि 2047 विकसित छत्तीसगढ़, विकसित भारत की कैसे पॉसिबल होगा? विजन 2020, ये आखिरी मुझे लगता है कि छत्तीसगढ़ को लेके एक विजन डॉक्यूमेंट बनाया गया था। सन 2001 की बात है। उसको गुवाहाटी में चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस थी। उसमें मेरे पिताजी ने उसको मुझे लगता है पहली बार किसी चीफ मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर ने, 2 चीफ मिनिस्टर्स ने, मैं भी था वहां पे, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। उस जमाने में पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं चलता था। एक थे अभी जो वर्तमान में आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू जी, और दूसरे मेरे पिताजी स्वर्गीय अजीत जोगी जी। और वो पीपीटी प्रेजेंटेशन, क्योंकि उस समय आईटी के जानने वाले कम लोग थे, तो मैंने ही सुनील कुमार जी थे मेरे पिताजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके साथ बैठ के हम दोनों ने उसको तैयार किया था और उसको कहा था विजन 2020। अगर आपकी परफेक्ट आईसाइट होती है तो डॉक्टर्स बोलते हैं इनका विजन जो है 2020 है, इनको चश्मे की जरूरत नहीं है, ये दूर दूर तक देख सकते हैं। तो वो दूरदृष्टि को लेकर एक 2020 डॉक्यूमेंट तय किया गया था। और उस मैप पर छत्तीसगढ़ जो भी गति से बढ़ा है, जिस गति से बढ़ना चाहिए नहीं, पर उसी दिशा पर बढ़ा। जब नई राजधानी, नया रायपुर को नई राजधानी बनाने का निर्णय लिया था, यही भारतीय जनता पार्टी है जिसने उसका विरोध किया। जब हमने किसानों का धान खरीदना शुरू किया था, यही भारतीय जनता पार्टी है। इन्हीं के प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय अटल जी, जो मेरे सबसे पर्सनल फेवरेट पॉलिटिशियन है। उन्होंने पूरी हमारी मंत्रिमंडल को गिरफ्तार करके वहां रेस कोर्स थाने में बैठा दिया। उन्हीं की यह सरकार थी भारतीय जनता पार्टी की। बालको को इन्होंने, अनिल अग्रवाल जी को वेदांता को बेचने का निर्णय लिया बिना यहां के लोगों को भरोसे में लिए। हम ही ने विरोध किया। तो उस समय विरोध हुआ, लेकिन उसके बाद जब सरकार में आए तो वही काम किया, उसी नक्शो कदम में चले जो जोगी जी ने आपको दिखाया। उसके अलावा आपने कुछ नहीं किया। क्या करेंगे आप लोग? भाई मैं अकेले तो कुछ नहीं कर सकता, पूरी पार्टी है आपके साथ। मैंने तो देखिए एक सैद्धांतिक, क्योंकि आपने पार्टी की बात कही तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैंने इस विषय में बहुत गहन चिंतन किया है, और केवल छत्तीसगढ़ नहीं, पूरे नेशनल पर्सपेक्टिव को लेके। आज बीजेपी को कोई हल्के में नहीं ले सकता। अगर हम आपस में लड़ते रहे तो लगातार, आप देखिए लोकसभा चुनाव हुआ, लोकसभा चुनाव में एक आशा की किरण दिखी। जो ये 400 पार की बात कर रहे थे, इनको देश की जनता ने, विशेषकर उत्तर प्रदेश की जनता ने जमीन दिखाई। लेकिन उसके बाद देखिए जो एक शानदार गठबंधन तैयार किया गया था, इंडिया, लोकसभा चुनाव हुआ है, आज तक उसकी एक भी मीटिंग नहीं बुलाई गई। लगातार हार के बाद हार हार हार। और अगर हम उस चुनाव प्रक्रिया में भाग ले रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं कि पूरी तरह रिग्ड है, पूरी तरह यह फर्जी है, तो क्या हम उसको वैधानिकता नहीं देते? और फिर जब हार जाते हैं तो वो अंगूर खट्टे हैं वाला बात आ जाता है। मैंने डे 1 से बोला, अपनी पार्टी की ओर से अध्यक्ष होने के नाते मैंने जो देश की 42 पार्टियां हैं, सबके अध्यक्षों को पत्र के माध्यम से यह अनुरोध किया, जब भी उनसे मिलने का अवसर होता है मैं मौखिक रूप से भी अनुरोध करता हूं कि एक बार हम सबको ये जो चुनाव प्रक्रिया है, जहां इलेक्शन कमिश्नर के चयन से लेकर मतदाता सूची में कौन रहेगा उसके चयन तक,
पूरा प्रोसेस रिग्ड हो गया है, इसमें हमें भाग नहीं लेना चाहिए। इसका टोटल बहिष्कार करना चाहिए, टोटल बॉयकॉट करना चाहिए। यह हमारा नॉन कोऑपरेशन रहेगा, यह हमारा सिविल डिसोबीडियंस रहेगा, और इसी रास्ते पे चल के हम बीजेपी को क्विट इंडिया का रास्ता भी दिखाएंगे। पॉसिबल लगता है आपको ये जो आप कह रहे हैं कि चुनाव प्रक्रिया में भाग नहीं लेंगे आप लोग, तमाम जो पार्टियां हैं? भाग लेने से फायदा किसका हो रहा है? केवल एक ही पार्टी जीत रही है। लेकिन कांग्रेस तो पहुंच गई 100 के पास। कांग्रेस को तो सरकार बना लेनी थी। इतनी रिगिंग के बावजूद अगर 100 पे पहुंच रहे हैं, इतनी रिगिंग के बावजूद अगर बीजेपी 240 पे अटक रही है, तो इस बार का जो जनता का जनादेश था वो इनको क्विट इंडिया करने का ही था, बाहर बैठाने का ही था। कहां चूक हो गई? चूक इस बात पे होती है कि हम कहते कुछ हैं और करते कुछ और हैं। अरे जब हम बोल रहे हैं कि आपका ये पूरा प्रोसेस रिग्ड है फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, तो हम उसमें भाग क्यों लेते हैं? हमारे छत्तीसगढ़ में जो अभी चल रहा है एसआईआर के नाम पर तांडव हो रहा है। अभी तो एक कोई आधिकारिक उसकी रिपोर्ट आई नहीं है, पर जो आप फिगर बता रहे हैं उससे कहीं ज्यादा बिहार में 70 लाख लोगों के नाम काटे गए, हो हल्ला हुआ, संसद रोक दिया गया, बहस हुई, 40 घंटे बहस चली, शानदार भाषण हुए। उसके बाद क्या होता है? बंगाल का एसआईआर का वो आता है प्रकाशन, 1 करोड़ लोगों का नाम काट दिया जाता है। राजस्थान का प्रकाशन होता है फाइनल, उसमें 1 करोड़ लोगों का नाम काट दिया जाता है। भारत के गृह मंत्री चैलेंज देते हैं सदन पे कि जहां जहां एसआईआर हो रहा है, जहां जहां प्रधानमंत्री इसे एसआईआर नहीं कहते, उनके जो शब्द आप एसआईआर को देख के सुनिए, उनका शब्द है शुद्धिकरण। जैसे जो भी लोग जो उनके प्रति आस्था नहीं रखते हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, जो दलित समाज के लोग हैं, मुझ जैसे लोग, हम लोग अशुद्ध कर रहे हैं उस शुद्धिकरण वाली लिस्ट को। हमारे को हटा के ही वो लिस्ट शुद्ध होगी। ये शुद्धिकरण शब्द का उपयोग इतिहास में पहली बार किसने किया? पॉलिटिक्स में, इलेक्शंस को लेके हिटलर ने किया 1931 में जर्मनी में, जब उसने यहूदियों का नाम सिरे से हटा दिया, उनको कंसंट्रेशन कैंप में भेज के 60 लाख यहूदियों को सिस्टमैटिक रूप से उनका नाम और निशान मिटाने का काम किया। आपने दिया एसआईआर में अपना फॉर्म, अपने दस्तावेज? मेरे ही घर में आ गए और मुझे बिल्कुल नोटिस आया, तो मैंने कहा साफ साफ कि ठीक है, मेरा नाम आप काट दीजिए। अगर पर उसके बाद क्योंकि मेरा नाम 2003 की मतदाता सूची में था, तो खैर मेरा नाम शायद नहीं काटा गया। अगर कोई प्रक्रिया आ रही है, नहीं, आपने कहा बहिष्कार करना चाहिए, स्टार्टिंग टू एंड। राजनीतिक दल को बहिष्कार करना चाहिए। इनिशिएट आपको लेना चाहिए था, आपको आगे बढ़ना था कि मैं नहीं दूंगा। मैं आपको बता रहा हूं, मेरी मां का संबंध है, वो वहां की विधायक रहेंगे। 2003 से नहीं, उसके बहुत पहले से वो वहां की मतदाता रही। हम लोगों ने सारे फॉर्म, क्योंकि जब फॉर्म भरने की बात आई तो मैंने देखा कि उसमें केवल एक ही चीज मांगी गई है, जो लोगों का नाम 2003 में था, कि आपका प्रीवियस में क्या इपिक नंबर है। अगर मैं वही इपिक नंबर नहीं शेयर करूं तो ये तो मेरे द्वारा एक बहुत ग्रॉस नेग्लिजेंस है और मैं कोर्ट में जाऊं इसके खिलाफ। एक वकील हूं मैं क्या ड्यू डिलिजेंस में अपना वो पुराना इपिक नंबर नहीं डाल सकता? मेरी जेब में, वॉलेट में पड़ा रहता है मेरा वो आई कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उसको देख के मुझे इपिक नंबर तो भरना है, वो मैंने भरा। पर उसके बाद जब हम इन लोगों ने बीच में नियम बदल दिए छत्तीसगढ़ में, ये करीब बात होगी 21 तारीख की, 21 नवंबर को नियम यह बदला कि ऑनलाइन जो है, जो एंट्रीज हो रही हैं इनके बूथ लेवल ऑफिसर्स के द्वारा, उसमें 2 और कैटेगरीज जोड़ दी गई कि अपने माता का, पिता का नाम भी, उनका भी डिटेल्स, इपिक नंबर से लेके सब कुछ आपको उसमें डालना है। अगर नहीं डालेंगे, ये ऑफलाइन फॉर्म और ऑनलाइन
इन दोनों में जो अंतर मैं आपको बता रहा हूं, तो वो फॉर्म एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो मुझको रात को 1 बजे फोन आया, जो मेरी मां के कॉन्स्टिट्यूएंसी के एजेंट रहे हैं, वो प्रतिनिधि रहे हैं, उनका कि मैडम का हो नहीं रहा है, क्योंकि अब स्वाभाविक है कि मेरी नानी का और नाना का डिटेल्स उपलब्ध नहीं। तो मुझसे 1 बजे रात को उन्होंने वो डिटेल्स लिए हैं। जहां तक मेरे माताजी और पिताजी का, वो तो खैर पूरा दुनिया जानता है कौन है, तो वो डिटेल्स उन्होंने भर दिए थे। पर जब मुझको इतनी अड़चनों का सामना करना पड़ा, तो सामान्य आदमी को, अभी तो मैं बस्तर तरफ गया था, मुझे बताया गया मेरे वर्कर्स के द्वारा कि वहां पर लाखों लोगों का नाम नहीं जोड़ा गया है। आप जानते हैं बस्तर में विशेष परिस्थितियां रही। 2004 के बाद जब सलवा जुर्म चला, तो करीब 7,000 बस्तियां उजाड़ दी गई, जला दी गई, लोगों को विस्थापित किया गया सलवा जुर्म के नाम पर। अधिकांश लोग जो हैं वो आंध्रा चले गए हैं, महाराष्ट्र चले गए हैं, उड़ीसा चले गए हैं, पर उनके वापस आने की भी प्रक्रिया चालू हो गई है। उन्होंने, माननीय गृह मंत्री जी ने अपने भाषण में बोला कि हमारा काम तो यह है कि लोगों को आइडेंटिफाई करना और उनका नाम डिलीट करना। केवल इस उद्देश्य से किया जा रहा है, लोगों को आइडेंटिफाई करिए, और जिनका नाम नहीं था, जो अपने मताधिकार से अभी भी वंचित है, ऐसे लोगों को ढूंढ ढूंढ के आपको जोड़ने का भी तो काम एसआईआर का है। जो गृह मंत्री जी ने एसआईआर की परिभाषा बताई कि हम चिन्हांकित करेंगे, हम उनका नाम डिलीट करेंगे और उनको यहां से डिपोर्ट करेंगे। एसआईआर का बोला, हमारा एसआईआर का उद्देश्य है डिलीट एंड डिपोर्ट। अरे, आपको जो लोग इधर उधर भटक गए हैं, जिनको घरों से विस्थापित कर दिया गया है, जो भारत के अस्तित्व आने से पहले इस देश में रह रहे हैं, ऐसे लोगों का नाम आपको क्या आइडेंटिफाई करके इंक्लूड नहीं करना है? एसआईआर एक इंक्लूसिव प्रक्रिया होनी चाहिए, ना कि एक्सक्लूसिव। और यही मेरी आपत्ति है एसआईआर को लेकर। लेकिन तमाम आपत्ति के बाद आप तो जूझे ना संकट से, परेशानियों से। आपने रात को 1 बजे आपने फोन अटेंड किया, आपने अपने दस्तावेज पुटअप किया। देखिए, एज अ पॉलिटिकल पार्टी जब मुझसे मांगा गया कि आप, क्योंकि छत्तीसगढ़ की मेरी ही पार्टी है जो एक रिकग्नाइज्ड पॉलिटिकल पार्टी है स्टेट की, एकमात्र मान्यता प्राप्त दल होने के नाते मुझे यहाँ के जो चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर हैं, उनका फोन भी आया, उन्होंने मुझे पत्र भी भेजा, मुझे ईमेल भी किया। जो छत्तीसगढ़ के इंचार्ज हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया में, ज्वाइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारी, उन्होंने भी मुझसे बात करी कि बाकी सब दलों ने अपने बूथ लेवल एजेंट्स BLAs की लिस्ट सबमिट कर दी है, आप भी सबमिट करें। तो मैंने कहा कि मैंने तो साफ साफ लिखा है कि मेरी ये 4 मांगे हैं, इनको आप स्वीकार कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको जो आप लिस्ट चाहो दे दूंगा। जब तक वो 4 हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं, हम इस प्रक्रिया में एज अ पॉलिटिकल पार्टी, मैं खुद के लिए निर्णय ले सकता हूं, मैं दूसरों के लिए निर्णय नहीं ले सकता। और जो मैं मूल प्रश्न पे आता हूं जो आपका था कि आपकी पार्टी, तो मैंने एक खुला ऑफर दिया है इंडिया वालों को, कांग्रेस वालों को, कि हम लोग सब मिलके, मैं तो निशर्त अपनी पार्टी का आपके साथ विलय करने को तैयार हूं, क्योंकि मैंने भी खुद देखा है कि जब तक हम आपस में लड़ेंगे फायदा बीजेपी को ही होगा। कहा यह जा रहा है कि साहब आपने BLA की लिस्ट इसलिए नहीं दी क्योंकि आपके पास उतने वर्कर नहीं बचे आपके पार्टी में। देखिए, मैंने पहले ही, जब इलेक्शंस खत्म हुए थे, इलेक्शंस हमारे खत्म हुए, उसके बाद तत्काल लोकसभा का इलेक्शन आया। लोकसभा के समय से ही मैं ये बोल रहा हूं कि हम चुनाव प्रक्रिया का बहिष्कार करेंगे। अब हमारी पार्टी में जो लोग जुड़े हैं वो पॉलिटिकल लोग हैं। उनसे मैं ये कह दूं कि आपको घर बैठ के केवल चिंतन मंथन करना है, जो मैं कर रहा था, ये तो स्वाभाविक बात है नहीं। तो मैंने उनको स्वतंत्र छोड़ दिया कि आप
जो लोग फील्ड में एक्टिव हैं, और अपनी तरफ से मैंने ये इंडिकेट भी किया कि हमारी पार्टी में जो पार्टी का नाम है उसमें एक शब्द है, ये जोगी कांग्रेस कहलाई जाती है, जनता कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस एक शब्द है। उनसे मैंने अनुरोध क्या किया, मैंने तो लिखित इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इनके जो राष्ट्रीय महासचिव जी हैं, उनको पत्र तक जाके दे दिया कि हम चाहे लोकसभा चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, चाहे पंचायती राज के चुनाव हो, 3 चुनाव हुए पिछले 2 सालों में, तीनों चुनाव में हमारी पार्टी का एक ही स्टैंड रहा है कि हम कांग्रेस पार्टी का निशर्त समर्थन करते हैं। तो कांग्रेस ले क्यों नहीं रही है? कहां अड़चन आ रहे हैं? दिक्कत क्या है आपके नाम से? मुझको तो जिनको सबसे ज्यादा दिक्कत है वो तो बोलते हैं कि मैं तो तोर सुवारी ला ले लू हूं, तोर लइका ला ले लू हूं, पर तोला नहीं लू हूं। मतलब कि वो मेरी पत्नी को भी ले लेंगे, मेरे बेटे को भी ले लेंगे, मेरे मां को भी ले लेंगे, उनका बस चले तो जो बाकी लोग हैं हमारे घरों में, 2 पांव वाले, 4 पांव वाले, सबको ले लेंगे, लेकिन मुझको नहीं लेंगे। अब क्या आपत्ति है, ये मैं कैसे बता सकता हूं? ये तो आपको उनसे ही पूछना पड़ेगा। फिर कैसे चले? क्यों बोलते हैं कि इनकी जरूरत नहीं है? अरे जरूरत महसूस करते तो आज भी अपने पुराने घरों में ही रहते ये लोग, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं तो काम कर रहा हूं और जनता देख रही है। आज अमित जोगी टोटल सरेंडर करने के लिए तैयार है। फिर रेड कार्पेट नक्सलियों के लिए बिछा दिया गया, आपके लिए नहीं बिछ पा रहे? पर ये मुझको भी समझ में नहीं आ रहा है कि जिस पार्टी का इनकमिंग कॉल पूरी तरह बंद हो गया है, केवल आउटगोइंग चल रहा है, एक अकेला मैं हूं जो लगातार डायल करता रहता हूं, पर मेरा कॉल ही रिसीव नहीं कर रहा है। अंतिम निर्णय क्या होगा फिर इसमें, जब ऐसा एडमेंट हो चुका है कि नहीं ले रहा है आप? नहीं, मुझे तो उम्मीद है। मैंने देखिए, मेरे पास और भी विकल्प है। मेरे बेटे का नाम न मैंने रखा है, न मेरी मां ने रखा है। हमारे परिवार में परंपरा है कि जो परिवार का मुखिया होता है वही नाम रखता है, वही सभी छोटे बड़े फैसले करता है। मैंने किससे शादी करी, उसका फैसला किसने लिया? मैंने कौन सी तारीख को शादी करी, उसका फैसला किसने लिया? जब मेरा बेटा का जन्म हुआ, उसका क्या नाम होना है, उसका फैसला किसने लिया? ये जो 3 मेरे जिंदगी के सबसे बड़े फैसले थे, ये मैंने नहीं लिए, न मेरी मां ने लिए, न मेरे पिताजी ने लिए। ये सारे के सारे फैसले व्यक्तिगत रूप से आदरणीय श्रीमती सोनिया गांधी जी ने किए। तो क्या मैं या मेरी मां उनके पास जाके नहीं बोल सकते? तो क्यों नहीं जा रहे आप? क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ में रहकर यहां के लोगों के साथ काम करना चाहता हूं। नहीं, सोनिया जी बोल देंगे तो हो जाएगा फिर। अपना कोई अलग गुट नहीं। सोनिया जी बोल देंगी मैं पैराट्रूप करके आऊं, पैराशूट पे से लैंड कराऊं, यह नहीं चाहता मैं। क्योंकि मुझे काम किनके साथ करना है? मुझे काम यही भूपेश बघेल जी के साथ करना है, यही टीएस सिंहदेव जी के साथ करना है, यही चरणदास महंत जी के साथ करना है, जो मुझसे 25 साल 30 साल उम्र में बड़े हैं, मेरे पिताजी के समान हैं। अब इनको मुझसे क्या थ्रेट है? क्या मुझ में दिखता है कि अपने बेटे को बेटे समान हूं मैं उनका? और अगर मुझसे कोई गलतियां हुई हैं तो मैं तो पहला आदमी हूं। अभी 18 दिसंबर था, मैं खुद गया वहां, मैंने बाबा गुरु घासीदास जी के सामने पूजा अर्चना करी और ये ऐलानिया घोषणा करी कि जो भी मुझ में व्यसन थे, आज मैं बहुत खुश होके यहां आया हूं क्योंकि मैंने अपने सारे व्यसनों को त्याग दिया। पिताजी के रहते समय तक मैं नहीं कर पाया था, लेकिन परमपिता परमेश्वर के आशीर्वाद से, बाबा पर आस्था से
आज मैं वो व्यसन दूर कर पा रहा हूं। पब्लिकली कोई पब्लिक फिगर ने, सार्वजनिक जीवन में रहने वाले व्यक्ति ने क्या ये एडमिट किया है? मैंने एडमिट किया। मैं एडमिट करता हूं कि हां, मुझसे कुछ गलतियां हुई होंगी, पर उन गलतियों को भूलकर आगे बढ़ना चाहिए। भूपेश बघेल जी, उन्होंने जब वो सीएम थे 5 साल में उन्होंने कईयों के खिलाफ आरोप लगाए, पर केवल मैं ही मिला जिसको उन्होंने जेल भी भेजा। मैं जेल में रहा, पर जब उनके बेटे को जेल भेजा गया तो मैंने अपनी 2 साल की चुप्पी तोड़ी और बोला कि ये जो हो रहा है ये गलत है। एक आखिरी सवाल आपसे लेते, भूपेश बघेल जी से आपकी डायरेक्ट बातचीत हुई पार्टी में आने को लेके, या अभी भी कुछ संकोच है बातचीत को लेके? देखिए, मैं उनका सम्मान करता हूं। अभी जब मिनी माता जी का नाम विलोपित कर दिया गया हमारी विधानसभा भवन से, मैंने उसका विरोध किया। प्रधानमंत्री जिस दिन आए थे उस दिन मैं विरोध करने जा रहा था, मुझको गिरफ्तार करके दिन भर बैठा के रखे ये लोग। तब भी मैंने उस समय बोला था कि इस आंदोलन का नेतृत्व अमित जोगी को नहीं, भूपेश बघेल जी को करना चाहिए। मैं खुद उनके पीछे दौड़ने को तैयार हूं। ये अब इससे ज्यादा क्या कर सकता हूं मैं? अब आप बोलिए कि मैं जाऊं और उनके सामने नाक गिड़गिड़ाऊं, तो भाई मैं अजीत जोगी जी का लड़का हूं। हां, सम्मान सबका करूंगा, पर आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं करूंगा। बेहद शुक्रिया आपका, बेहद शुक्रिया। अगले अंक में एक और सक्सेस के साथ होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।